डॉक्टर अंकित द्राल जी भी आ चुके हैं, जो आज के मुख्य वक्ता हैं। राजीव मिश्रा जी मेरे साथी रहे हैं जब मैं स्टैंडिंग काउंसिल था, उनका भी स्वागत है। योगेश जैन जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। रजनीश भास्कर जी, राजू यादव जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। सर इजाजत हो तो एक थोड़ी सी जानकारी चाह रहा हूँ, अगर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर ये एक ऑक्सीमीटर है, ये जो रीडिंग्स बताता है, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते, क्या क्या बताता है? जी सर, जी बताइए। ये आपको पल्स बताता है, आपका SpO2 लेवल बताता है ऑक्सीमीटर। सर जो ऑक्सीजन का लेवल बताता है, ये परसेंटेज में होता है या क्या होता है सर? ये जैसे 92, 95 आया, SpO2 जो है वो परसेंटेज में होता है। ओके, सो इट विल नॉट नेवर गो बियॉन्ड 100? नहीं 100 तो मैक्सिमम है सर। मतलब उससे बाहर हो जाएगा? क्या डेंजर पॉइंट आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो परसेंटेज में है तो वो किसी का भी SpO2 लेवल 100 से ऊपर तो कभी नहीं दिखाएगा? सर 100 मैक्सिमम है, 100 से ऊपर 100% से ऊपर नहीं होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू लॉट। कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ सर, डेंजर मार्क क्या होना चाहिए? 92 से नीचे अगर होता है तो दैट इज एन अलार्मिंग थिंग। वो एक अलार्मिंग हो जाता है। यू हैव टू बी वरिड और फिर उनको ऑक्सीजन रिक्वायर करना चाहिए, कोई भी पेशेंट अगर सफर कर रहा है तो। थैंक्स। डॉक्टर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी में बोल लेना जितना ज्यादा हो सके। बीच बीच में इंग्लिश आप कर सकते हो, मैक्सिमम हिंदी में कोशिश करना। ओके ठीक है ना? तो शैल वी स्टार्ट और 5-7 मिनट और देख लें। स्टार्ट करते हैं सर, बाकी लोग आएंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे। अभी जो लोग हैं उनके कोई क्वेश्चन है, उनका जो भी है पहले एक काम कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कि एक बार डॉक्टर साहब बोल लेते, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते, या पहले क्वेश्चन आंसर करें बाद में डॉक्टर साहब बोले? नहीं, पहले डॉक्टर साहब बोले, अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल के जवाब तो वहीं आ जाएंगे। हाँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो हमारा है कि कोविड-19 उसके इफेक्ट्स साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज की डेट में जो जिस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के काम धंधे खत्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो सुबह से शाम तक खबरें आती कि आज वो रिश्तेदार था वो नहीं रहा, वो यारा प्यारा था वो नहीं रहा। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसको कोई नहीं एड्रेस कर पा रहा है हमारे को। क्योंकि आज की डेट में हम ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, तो हम लोग पति पत्नी और बच्चे ही रह रहे हैं। पहले होता था दादा दादी होते थे तो सब मिलके जो है अगर कोई भी समस्या होती थी, कोई भी बात होती थी, उसका समाधान निकाल लेते थे। बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस से हमें बता देते थे कि अब हमें ये सोचना है, ऐसा सोचना है। कोई गीता का ज्ञान बता देता था, कोई कुरान शरीफ के बारे में बता देता था। तो ऐसे क्या होता था कि हमारी एक इनडायरेक्ट काउंसलिंग होती रहती थी। परंतु आज की डेट में हमारी काउंसलिंग हो नहीं पा रही है, हम घर में ही बैठे हैं। और ऐसे समय में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, वो हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए है। तो ऐसे समय में जो साइकेट्रिक है उसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर अंकित द्राल हैं, जो MBBS MD हैं, साइकेट्रिक हैं, बहुत जाने माने। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने अनुभव के आधार पर जो आज कोविड की जो सिचुएशन है, ऐसे समय में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, किन किन बातों का सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों की, और किस प्रकार से हम अपने वातावरण में हम अपने यारों प्यारों से बातचीत करें, और हमें क्या एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए। मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर अंकित द्राल को। धन्यवाद सुनील जी। आप सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं आप लोगों के साथ एक सेशन में ज्वाइन करूं, और आप लोगों को जो कोविड-19 की वजह से मेंटल इलनेसेस या मेंटल हेल्थ जो बिगड़ रही है उस पे आपको एक सीरियस
जो है आपको सीरियस तरीके से बताऊं कि क्या क्या एडवांटेज या क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए जिससे कि हम इस मेंटल हेल्थ इश्यूज को काउंटर कर सकें और उससे ओवरकम कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी। तो आज मैं आपको अपनी इस प्रेजेंटेशन में या इस सेशन में मैं आपको अब 3 तरीके से इस प्रेजेंटेशन को मैंने डिवाइड किया है, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स बताने वाला हूँ जो कोविड-19 की वजह से जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके स्टैट्स। फिर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोविड-19 की वजह से कौन कौन सी मेंटल इलनेसेस ज्यादा बढ़ रही हैं या कौन कौन सी मेंटल इलनेसेस से लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। और तीसरे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं इस आइसोलेशन में या इस जो हमारा वो ये लगा है क्वारंटाइन लॉकडाउन लगा है उसमें। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैट से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज WHO की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 7.5% of Indian population is suffering from mental health issues and mental illnesses, जो कि 2021 में 20% तक वो बढ़ने वाली है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि चाइना में जहां से ये कोविड-19 वायरस स्टार्ट हुआ था वहां पे भी 35% केस रिपोर्ट हुए हैं इस कोविड के दौरान डिप्रेशन के, 25% रिपोर्ट हुए हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के और 20% रिकॉर्ड हुए हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम्स या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि जिस हिसाब से मैं अभी ओपीडी में पेशेंट देख रहा हूं या इमरजेंसी में पेशेंट देख रहा हूं या बहुत सारे पेशेंट मुझे अप्रोच कर रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, तो किस किस प्रॉब्लम या किस किस बीमारी से अप्रोच कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कॉमनली लोग फेस कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा है एंजाइटी डिसऑर्डर, कि लोगों में ये घबराहट बनी हुई है कि वो इस कोविड से कहीं इन्फेक्ट ना हो जाएं, कहीं कोविड उन्हें हो तो नहीं गया। कोई भी खबर सुनते हैं, कोई भी बात किसी से सुन लेते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लेते हैं तो उनमें वो एंजाइटी बनी रहती है। दूसरा है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग जो काफी टाइम से ये प्रॉब्लम के बारे में या कोविड-19 के बारे में सुनते आ रहे हैं वो एंजाइटी से के साथ साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे कि मन उदास रहना, बेड पे लेटे रहना, थकावट बने रहना, नींद ना आना, एक चीज को बार बार कोविड-19 के बारे में सोचते रहना, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब मैं एक इलनेस के बारे में सबसे ज्यादा आपको एम्फेसाइज करने वाला हूं, वो है ओसीडी जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब इस बीमारी में क्या होता है, पहले ही जो ओसीडी के जो मरीज होते हैं वो बार बार हाथ धोते हैं ताकि वो उनमें जो एंजाइटी आती है उसको रिलीव करने के लिए। तो जो अभी करंट जो पेशेंट है न्यू, अभी कोविड की वजह से हमें बार बार अपना हाथ सैनिटाइज करना पड़ रहा है। तो जो बार बार हम हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं तो कुछ कुछ मरीज एंजाइटी भी डेवलप कर रहे हैं अगर वो हाथ दोबारा सैनिटाइज ना करें। अगर वो सैनिटाइज करेंगे तो वो एंजाइटी गायब और उन्हें रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो एक एंजाइटी बार बार बने रहने से उन्हें बार बार हाथ धोने के लिए कंपेल होना पड़ता है। तो ये ओसीडी बीमारी काफी के बढ़ रही है जो मेनली बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, बहुत एंजाइटी से और बहुत घबराहट से मरीज जूझ रहा होता है। तीसरी चौथी बीमारी है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। मतलब कोविड से बचने के लिए लोगों ने नशे को अपना सारथी बना लिया है। कोविड से बचने के लिए वो सोचते हैं अरे चलो एक पैक लगा लेते हैं, अरे देखी जाएगी, कुछ नहीं होगा, वी विल बी रिलैक्स एंड वी विल एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बार बार लोग जो है नशे का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं, दारू ज्यादा पीने लग गए हैं, सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करने लगे हैं। तो ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उन्हें लत लग रही है और वो लत आसानी से छूटती नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें
डी एडिक्शन में भर्ती कराना पड़ता है या उनको डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। फिर है आपके स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग इश्यूज। बहुत से पेशेंट जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती, क्योंकि लॉकडाउन में दिन भर जो हमारी जो स्लीप साइकिल है या हमारा जो सर्केडियन रिदम है, मतलब लोग सुबह सोते हैं और रात में जगते हैं, मूवीज देखते हैं, मूवीज या सोशल मीडिया फोन में लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से वो स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी और हाँ, एक बीमारी और मैं बताने वाला हूँ, हाइपोकॉन्ड्रेसिस। इस साइकेट्रिक बीमारी में क्या होता है, किसी जैसे फॉर एग्जांपल किसे थोड़ी सी खांसी आ गई तो वो इंसान ये सोचता है कि अरे यार मुझे तो थोड़ी सी खांसी आ गई है, कहीं मेरे को कोविड तो नहीं हो गया है, और वो उसको कोविड मान ही लेता है कि वो कोविड से जूझ रहा है और कोविड के लिए वो इलाज लेना शुरू कर देता है अपने आप, प्रोफिलैक्टिकली दवाई खा रहा है, पैरासीटामोल ले रहा है, आइवरमेक्टिन ले रहा है। छोटी सी खांसी को उसने कोविड मान लिया है और उसको प्रोफिलैक्टिकली वो ट्रीट करने में लग जाता है। तो ये साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिसकी वजह से काफी मरीज आज बहुत परेशान हो रहे हैं। और अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से ग्रुप के लोग जो हैं ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। 3 ग्रुप के लोग हैं। पहला ग्रुप है हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें अपने सारे डॉक्टर, नर्सेस या स्वीपर्स, हॉस्पिटल के स्वीपर्स, एनओस जो या पुलिस जो बूथ पे चेकिंग वगैरह में लगी रहती है, वो सब लोग इस बीमारी से काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। दूसरे ग्रुप के लोग हैं जो अपना जिनका जो कोई काम नहीं बचा, जिनके पास, जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, घर में खाने को पैसा नहीं है और इस आइसोलेशन में वो कुछ कमा नहीं रहे हैं। तीसरा ग्रुप है जो लोग ऑलरेडी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड की वजह से वो अपना जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और चौथा ग्रुप है जो लोग अपना नियर या डियर वन इस कोविड की वजह से खो रहे हैं, या कोई भी रिश्तेदार इस कोविड की वजह से जूझ रहा है तो वो उनको हेल्प बचाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो साइकेट्रिक इलनेसेस या साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी डेवलप कर रहे हैं। अब मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में ये बताने वाला हूं कि हम कैसे कैसे अपनी काउंसलिंग से, अपने सेल्फ असेसमेंट से कैसे हम बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बगैर किसी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के, हम कैसे घर में सेफ या मेंटली फिट या मेंटल हेल्थ अपनी जो है बनाए रख सकते हैं। पहला सबसे आसान तरीका है, आपको अपने व्यवहार को सेल्फ असेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई नेगेटिव विचार आ रहा है ना, कोई भी नेगेटिव विचार आप में आ रहा है तो आप उसको एक डायरी में लिख लीजिए और उस डायरी में लिख के आप ये देखिए कि उसके क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें आप कैसे और बेहतर कॉप अप कर सकते हैं। दूसरा है आपको वैलिडेट करना है अपने आप को या अपने घर वाले को जो कोविड से जूझ रहा है या जो क्वारंटाइन में है, तो उसकी बातें आपको सुननी है। फिर आपको अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करने हैं या कोई अपने घर वालों के एक्सपीरियंसेस या रिश्तेदारों के एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि कैसे फला जो है ऐसे ऐसे तरीकों से कोविड से बाहर आ गया। तो ये पॉजिटिव बातें बतानी है आपको। कोई भी ये डिस्टर्बिंग न्यूज या डिस्टर्बिंग सोशल मीडिया मिथ्स या फेक न्यूज से दूर रहना है, उनको कट ऑफ करना है। जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन उसका ओवर यूज नहीं करना है। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है। फिजिकल एक्सरसाइज आप लॉकडाउन की वजह से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में भी आप फिजिकल एक्सरसाइज, पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। और एक हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी पीना है, प्रोटीन रिच डाइट को लेना है ताकि आपकी इम्यूनिटी बने रहे। मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज की वजह से आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है, जो किसी भी वायरस या किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने में मदद करती है।
तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने आप से ये पूछना है कि अगर इस सिचुएशन में मैं इस नेगेटिव चीजों से जूझ रहा हूं तो मैं इसमें क्या क्या सॉल्यूशन मेरे पास अल्टरनेटिव है कि मैं उनसे बाहर आके पॉजिटिवली वो उसको डील कर सकूं। तो आपको सॉल्यूशन बेस्ड थेरेपी का उपयोग करना है। ये सारी थेरेपीज मैंने आपको बताई हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी आपको पूछना है तो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी इंसाइट दी है, और क्योंकि हम सब ज्यादातर इसमें वकील हैं और कुछ नेता भी लोग हैं, तो हमें ज्यादा इस चीज का अफेक्ट इस समय हो रहा है। तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज की बात है, ये मैंने खुद पर्सनली अपने आप को में फील किया है कि जब भी मुझे कुछ माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं या कभी लगता है कि कुछ कई बार भविष्य को लेकर बातचीत होती है तो दिमाग में आता है, तो जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे काफी रिलीफ मिलता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जो भी भाई कोई अपने प्रश्न पूछना चाहे तो डायरेक्ट आप डॉक्टर साहब से बात कर सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे चेयरमैन श्री सुनील कुमार जी को और डॉक्टर साहब आपको भी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन आता है वो तो ठीक है, 95 के ऊपर है, ठीक है, लेकिन जो पल्स रेट जैसे 110, 112, 115 है, तो वो कैसे कम होगा पल्स रेट? जैसे पल्स 110 है, इसका मतलब है आपकी पल्स जो है बढ़ी हुई है, 100 से ऊपर पल्स होती है तो वो बढ़ी हुई होती है ना? इसका मतलब आपको कोई स्ट्रेस है, कोई घबराहट है, कोई एंजाइटी है, आपका हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा है, तो फीवर की वजह से भी ये सब सिम्टम हो सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी कोई इन्फेक्शन या कोई फीवर से तो नहीं जूझ रही है। मैं एक्चुअल में पिछले 10 दिन से पूरी फैमिली कोविड की तरह ही है, लेकिन बट हमने जो जांच कराई कल, अटेंडम का तो नहीं है, लेकिन आरटीपीसी अभी कल परसों में आने वाला है। मेरा तो नहीं है और सबका नहीं है। वाइफ का थोड़ा पल्स रेट जो है 110 115 रहता है, तो अगर मान लीजिए उनको एंजाइटी, हाँ, इसका मतलब शी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, है ना? शी इज पैनिकिंग, वो पैनिक कर रही हैं, वो थोड़ा एंजाइटी फेस कर रही हैं, तो उसके लिए उनको एंजाइटी कम करने के लिए कुछ थॉट ब्लॉकिंग टेक्निक मैं बताता हूँ, वो करनी चाहिए। जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी विचार उनको कोई आ रहा है या डिस्टर्बिंग या डिस्ट्रेसिंग विचार उनके दिमाग में आ रहा है, तो उनको अपने आप को पिंच करके उस थॉट से दूर करना है, या रबर बैंड भी अपनी कलाई पे बांध सकते हैं, जिसको थोड़ा रबर बैंड को खींच के अपने आप को एक स्टिमुलस देना है और उस थॉट को ब्रेक करके दूसरे थॉट पे स्विच करना है। तो ये थॉट ब्लॉकिंग टेक्निक है जो बहुत हेल्पफुल है एंजाइटी में। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सुनील जी बोलिए। कौन नेक्स्ट कोई साथी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है डॉक्टर साहब से? सर मैं पूछना चाह रहा। ये करमवीर करहाना जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत है। करमवीर जी, आपका कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब से? हाँ, डॉक्टर साहब से है, थोड़ा घबराहट हो रही है आजकल, ज्यादा टेंशन हो जाती है। नमस्कार करमवीर जी, आपको घबराहट अगर ज्यादा हो रही है तो ये रूल आउट करना पड़ेगा कि क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। जायज है कि बहुत सारे लोगों को कोविड की वजह से घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे आपका रीजन जानना है क्यों हो रही है। मैं डॉक्टर साहब खाली पड़े और क्या टेंशन होगी, कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया है अभी इस सेशन में कि अगर वो सोच आ रही है तो उससे हमें कैसे दूसरी सोच पे स्विच करना है, वो तरीका मैंने अभी समझाया था। दूसरा करमवीर जी, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक्सरसाइज करें घर पे ही। आप उठक बैठक दंड या नहीं तो आप एक ट्रेडमिल भी खरीद सकते हैं या घर में वॉक कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आप रिकवर कर सकते हैं। और बाकी तो मेडिकेशन है ही। आप अपने देखो, मैं इस सेशन में ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ बीमारियों को हम
या कुछ मेंटल इलनेसेस को हम जो है बगैर साइकेट्रिस्ट के नहीं सॉल्व कर सकते, बगैर मेडिकेशंस के नहीं ट्रीट कर सकते, तो आप वीडियो कंसल्टेशन से भी अपने साइकेट्रिस्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। आप उनसे मदद मांगने में कोई हिचक ना रखें। ठीक है सर। सर एक डॉक्टर क्वेश्चन साहब, मेरा था। इसमें मैं आपकी छोटी सी बात में ऐड करूं करमवीर जी, कि ये जो इस समय जो माहौल चल रहा है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि ये माहौल जो आज जो परेशानी है ये 100% ठीक होगी, तो और धीरे धीरे इस तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम ये दिमाग में पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे कि ये जो बुरा समय है ये भी टल जाएगा, तो मुझे लगता है उससे हमें काफी अपने आप में फायदा होगा। जी नागेश्वर जी। जी नागेश्वर जी, आपका। डॉक्टर साहब मेरा 2 क्वेश्चन थे। एक तो मिसेस को 20 तारीख को पॉजिटिव हुआ था, तो उनका टचवुड अभी रिकवर है, ऑक्सीमीटर जो है वो 97 98 कंटिन्यू है। तो एक तो उनको अभी तक मसल में पेन है, और दूसरा सर टेस्ट और स्मेल एकदम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो खा तो रही है जबरदस्ती, लेकिन सर मतलब एक खाने की अरुचि हो चुकी है। तो यही तो सिम्टम है कोविड की। अच्छा, और हम एक बंगाली है तो नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट है। एकदम सर, एकदम लॉस ऑफ टेस्ट है। मतलब ये एक कोर सिम्टम है कोविड-19 का, कोविड वायरस का। तो कब तक उम्मीद है सर, मतलब खाने का एक रुचि आए, और क्या अभी करें? तो आपको उनको 28 दिन क्वारंटाइन करके रखना है, और 28 दिन तक होप करना है कि उनकी सिचुएशन जो है, या सैचुरेशन है या फीवर है, जो वर्सन ना हो जाए। जी सर, फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है, और लेकिन मसल पेन्स है। हाँ, तो मसल यही तो सारे सिम्टम आपको कोविड-19 में यही तो है। सांस ना आना, थकावट बने रहना, मसल एक रहना, बुखार बने रहना, सांस लेने में दिक्कत बने रहना, है ना? तो यही तो सिम्टम्स हैं सारे। तो ये इंडिकेट करता है कि 14 दिन तक 20 तारीख से 28 दिन काउंट करूं? 20 तारीख को उनका रिपोर्ट। देखो, पहले हम दो पड़ाव लेके चलेंगे। पहला पड़ाव होता है 14 दिन का, फिर दूसरा क्वारंटाइन का पड़ाव होता है 28 दिन का। और सिम्टम्स जो हैं वो 14 दिन तक जो है रहते हैं, और 14 दिन के बाद वो ग्रेजुअली जो है स्लो करने लग जाते हैं मेडिकेशंस पे। तो 28 दिन तक आप रिकवरी हो सकती है किसी भी पेशेंट की जो कोविड-19 से फाइट कर रहा है। अच्छा, थैंक यू सर। सर डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछूं अपनी जानकारी के लिए, सैचुरेशन वाला इशू क्या कोविड पेशेंट को ठीक होने के बाद भी आता है? सर कोविड नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। until unless patient is suffering from some serious cardiac illnesses, ये सैचुरेशन अभी जो है कोविड की वजह से ही फॉल करता है, वरना वो सैचुरेशन फॉल नहीं करता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए किसी को 20-25 दिन हो गए, तो फिर सैचुरेशन का इशू आना बंद हो जाएगा? नहीं, अगर वो कोविड नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? करते हुए हाँ सर, आ रही है सोनकी साहब। सर, कोविड से रिकवर करते हुए 25 दिन हो गए हैं, तो फिर ये इशू आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है सर। हाँ, रिकवर हो मतलब अब वायरस नहीं है ना, 25 दिन हो गए रिकवरी को। यस 25 दिन हो गए सर। विक्रम जी, देन इट इज नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। जी बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आ रही है मिश्रा जी, आ रही है। थैंक यू। पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब को थैंक यू बोलूंगा, और डॉक्टर साहब को भी, कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो एंजाइटीज थी उसको काफी आपने अच्छे से किया है, बहुत अच्छी बात है। और हम सारे लोग घबराहट में हैं, या हम नहीं तो हमारे घर के लोग या रिलेशन वाले लोग, ये सब लोगों में इशू है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये मैं अभी अपने गाँव में आ गया हूँ, मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ ग्रामीण एरिया में भी कोविड के काफी सिम्टम्स आ गए। हर गांव में घर घर में लगभग है। यहाँ पर एक चीज और भी आ रही है, जैसे मेरे घर में बहुत सारे लोग, ये यहाँ हाई टेम्परेचर है, दिन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि इक्वेटर के जैसे जैसे हम साउदर्न इंडिया में जाते हैं पास में आते जाते हैं, तो सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, और रात में कोल्ड रहता है क्लाइमेट। तो यहाँ पर सर्द गर्म का जो जुकाम बलगम बहुत तेजी से है, और बहुत हाई फीवर है।
तो ये भी है, और उसके बाद वो डॉक्टर से दिखा भी रहे हैं, तो उसमें कोरोना तो नहीं आ रहा है किसी के प्रति, पर इतना लोग घबरा गए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप समझ रहे होंगे, आपका उनके प्रश्न पास क्या है? भाग रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है मुझसे? प्रश्न ये है कि यदि कोविड नहीं है तो ये सर्दी जुकाम बुखार बहुत हाई टेम्परेचर पर है, और उसके बाद वो ठीक भी हो गया पेशेंट, तो तो कैसे खाना पीना नहीं खा रहा है। आपने कैसे पता चला कि कोविड नहीं है? रिपोर्ट में आया है क्या? रिपोर्ट में आया। कौन सा टेस्ट करवाया था आपने? ये मैंने नहीं कराया, मेरे मदर को हुआ था। मेरे फादर रीवा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां गए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया होगा, उसमें आया। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर वो खाना नहीं खाती हैं। तो देखो, कोविड के 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है RT-PCR, एक होता है रैट जिसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, और एक होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो पहले ये जानना है कि आपने कौन सा टेस्ट कराया है। अगर वो RT-PCR है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत मान्य रहती है, वो सबसे ज्यादा मान्य रहता है। और अगर वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है तो उसकी मान्यता इतनी गंभीर नहीं रहती है, वो वायरस को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, वो सक्षम नहीं है। तो पहले तो ये जानना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो अभी फीवर है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अभी फीवर है क्या? फीवर बिल्कुल नहीं है, 5-6 दिन से फीवर बंद हो गया, पर वो खाना नहीं खा रही है। हाँ, तो वो धीरे धीरे बॉडी रिकवर करेगी, है ना। अभी बहुत बड़े इन्फेक्शन से, बहुत बड़े वायरस से वो लड़ी हैं। धीरे धीरे उनको भूख लगना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो खाना खाना शुरू करेंगे या अपनी डेली एक्टिविटीज को रिज्यूम करेंगे। तो यू शुड हैव टाइम, आपको थोड़ा समय देना है। सर, इसके साथ में मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए टेम्परेचर में कोल्ड सर्द गर्म जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय पर हम कौन सी दवाओं को यूज करें अभी तत्काल में? मिश्रा जी, देखिए, जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, जिन जिन इलाकों में ज्यादा गर्मी है, जैसे आपने बोला मध्य प्रदेश में काफी गर्मी है, तो उसका एक बेसिक कारण होता है डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी रहना, है ना। ऐसा लगना कि बुखार है, ऐसा लगना कि बीपी कम हो गया है, समझ रहे हो, या बीपी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये वजह होती है डिहाइड्रेशन की वजह से, कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ORS का घोल पिलाना है, नींबू और चीनी नमक का पानी पिलाना है, और इसकी ऐसे आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। और यदि छोटा मोटा, तो हम क्या दवाओं को यूज करें? और कोई साथी ये मिश्रा जी, ये डॉक्टर साहब जो ना साइकियाट्रिस्ट कहना चाहता हूं सर, चेयरमैन सर। हाँ जी, एक मिनट गोला साहब, मैं ये कह रहा था सर कि मीटिंग को अगर बीच में बंद हो जाती है तो हमने रिज्वाइन करना है सभी ने, क्योंकि टाइम सिर्फ 3 मिनट और बचे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम ज्वाइन करें। सर, मैंने भी कुछ बात पूछनी है सर। पूछिए हरीश जी। जी जी जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार हरीश जी। हाँ सर, मैं पहले तो सर आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे चेयरमैन, हमारे लीडर जो है एडवोकेट सुनील कुमार जी ने बहुत बढ़िया सर ये इंटरेक्शन रखा है, उसके लिए मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैंने सर फर्स्ट डोज लगवा ली है जी, तो अब ये कुछ भ्रांतियां हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारे को आप हमारा मोरल जो है वो बूस्ट करें सर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की जैसे हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्या वो फेक है सही है, कि अब कभी साइड इफेक्ट जब तक नहीं होगा, जब तक बुखार नहीं आएगा, तो ये माना जाएगा कि वो मेडिसिन सही है गलत है। हमारे को कुछ नहीं हुआ सर। चलो हरीश जी, मेरे को सर लगा था। हरीश जी, मैं आपको बड़े एक उदाहरण से जवाब देना चाहूंगा इसका। जी सर, जी सर। मैंने जब फर्स्ट डोज लगाई थी, जी सर, तो मुझे कोई भी सिम्टम नहीं आया, साइड इफेक्ट नहीं आया, ना मेरे को बुखार आया, ना मुझे कोई एब्डोमिनल पेन हुआ, ना मुझे लूज मोशन हुआ, ना मुझे वॉमिटिंग हुआ, ना नोजिया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। सर सेम दिस साइड सर, बिल्कुल मेरे साथ भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो ही आपकी डोज सही है। दिस डजंट जस्टिफाई इट। किसी की इम्यूनिटी, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो उन्हें जो है सिम्टम नहीं आते हैं। मैं रेगुलरली वर्कआउट करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे कोई सिम्टम नहीं आया। तो इसका आंसर यहाँ मैं आपको ये स्ट्रेस था सर। थैंक यू वेरी मच, आपने ये स्ट्रेस हमारा दूर कर दिया और आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे सुनील जी को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर, इसी में क्वेश्चन है
डॉक्टर साहब से कि बहुत सारे गांव में जिन्होंने 60 वर्ष से ज्यादा हैं या 45 के बीच के, वो इंजेक्शन लगवा लिया, उनको बहुत फीवर आ रही है, 10-10 दिन से वो फीवर से बिल्कुल सफर कर रहे हैं, और उनके मन में अभी आ चुका है कि हमें दूसरा इंजेक्शन का डोज नहीं लेना है, या इंजेक्शन जो हमें ग्रामीण एरिया में दिया गया इन बिटवीन 45 से लेकर 60 इयर्स के लोगों को, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था। तो इसके बारे में सर क्या? ये सब भ्रम है, ये सब आप जो है लोगों में, गांव में बहुत सारी अफवाहें बनती हैं, तो ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैक्सीनेशन से बुखार आएगा तो आप सोच रहे हो आप ये दूसरी डोज नहीं लूंगा, वैसे बुखार नहीं आएगा तो वैसे आ जाएगा, कोरोना का बुखार आ जाएगा। तो वैक्सीनेशन मस्ट है, वैक्सीनेशन आपको जरूर लेनी है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये बिल्कुल, दिस इज ऑल मिथ। बिल्कुल। और कोई साथी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा है? डॉक्टर साहब नमस्कार। सर वैक्सीनेशन शादी के लड्डू की तरह हो गई। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। राजू यादव जी, आपका कोई प्रश्न है? राजू यादव जी, आपका कोई प्रश्न है? नमस्कार, मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सवेरे जब उठते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एक मेरा फ्रेंड है ऑक्सीजन, उसको भी कोरोना हो गया, लेकिन सवेरे जब उठते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तब जाके उसका सवेरे उठता है तो 80-88 हो जाता है, फिर जब ऑक्सीजन देते हैं तो 94 तक आता है, फिर चल रहा है अभी 5-7 दिन से, मतलब वो अपने घर पे एक्चुअली रोक के ऑक्सीजन ले रहा है। अभी कोरोना है उनको नहीं है? अब हाँ जी, अभी उनको कोरोना है नहीं है? कोरोना है सर, कोरोना है। तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो किसी भी टाइम कम हो सकता है ऑक्सीजन, ऐसा सवेरे एकदम ज्यादा कम हो जाता है, एक्चुअली सवेरे घबरा जाता है बिल्कुल ही। नहीं राजू जी, बात ऐसी है, बॉडी जब रेस्ट पे होती है और कोई एक्टिविटी नहीं होती तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, और जैसे ही बॉडी एक्टिवेट होती है या एक्टिव होती है तो ऑक्सीजन अपनी सामान्य स्थिति पे आ जाता है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है उसमें आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।